आरकेएस मैथ्स ई कक्षा के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। एक बार आप सभी का फिर मेरी कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में हम कक्षा 10 की गणित की 13.2 प्रश्नावली करेंगे और 13.2 के 4 तक सवाल हम इससे पहले वीडियो में कर चुके हैं, तो हम 5वें से लेकर के और 8वें तक आज सवाल करके और इसको पूरा करेंगे। तो यदि आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं 13.1 और 13.2 के 4 तक, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ आप प्रश्नावली नंबर 13 के से सर्च कर सकते हैं और वो वीडियो देखें पहले आप। बहुत अच्छी प्रश्नावली है, अच्छा बड़ा प्रश्न आता है इसमें से, तो आप ज़रूर इसको सीखिए। और इसमें सारे सूत्र है लगभग, वो भी पीछे कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं। तो ठीक है, चलते हैं आज के एक क्वेश्चन पर। तो ये है प्रश्न नंबर 5, बहुत ही शानदार और अच्छा प्रश्न है। तो इसको पहले अच्छी तरह समझते हैं, अपने पढ़ के देखते हैं। तो एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है। तो जैसे आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं, ये उल्टे शंकु का आकार का, यानी इसका जो कोना है वो नीचे की तरफ है, ऊपर से ये खुला हुआ है। और ये कह रहा है कि इसकी ऊंचाई जो है वो यहाँ से जो इसकी ऊंचाई होती है, जो h कहते हैं जिसको, तो ये ऊंचाई जो है इसकी, क्योंकि ऊंचाई को h नाम देते हैं, तो ऊंचाई कितनी 8 सेंटीमीटर है। और ऊपर का सिरा खुला हुआ है यहाँ से ही, और त्रिज्या जो है इसकी कितनी है 5 सेंटीमीटर है। तो ये 5 सेंटीमीटर इसकी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, यानी ये पानी से पूरी तरह भरा हुआ है, इसमें पूरी तरह पानी भरा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से ये पानी से भरा हुआ है। ठीक है, और जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेमी त्रिज्या का एक गोला है, यानी इसमें कुछ गोलियां जब इसमें डालते हैं इस प्रकार की 0.5 सेमी त्रिज्या की, तो ये अपने क्या करते हैं कि इस बर्तन की त्रिज्या को बड़ा आर मान लेते हैं और इसकी त्रिज्या को छोटा आर मान लेते हैं। ये 0.5 हो गई, डाली जाती है। तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर आ जाता है, यानी जितना पानी इसमें से भरा हुआ है वो कुछ गोलियां डालने पर इसका जो 1/4 भाग जो है वो बाहर आ जाता है। तो फिर आपको करना है कि ज्ञात करना है कि कितनी गोलियां डाली गई। तो एक बात तो आपको ये समझना है कि हम जितनी गोलियां डालेंगे इसमें उतना ही पानी बाहर आएगा। तो चूंकि 1/4 जो है वो पानी बाहर आए, इसका मतलब डाली गई समस्त गोलियों का जो आयतन है वो इस बर्तन के 1/4 आयतन के बराबर हो गया। ये आपको अच्छी तरह बात समझना है इसमें। तो सबसे पहले कुछ दी गई चीज़ों को लिखते हैं। तो इस प्रकार से दी गई सूचनाएं अपने नोट कर लिए। अब अपने एक बार मान लेते हैं कि मान लो गोलियों की संख्या n है। तो इस प्रकार जैसे हमने पहले देखा था कि गोलियों की संख्या, यानी जितनी गोलियों का जो आयतन होगा वो जितना पानी बाहर आया उसके आयतन के बराबर होगा। तो आपने ये लिख सकते हैं कि n इंटू एक गोली का आयतन, n इंटू एक गोली का आयतन बराबर किसके होगा, चूंकि बर्तन का 1/4 भाग पानी का बाहर आता है, तो 1/4 गुणा बर्तन का आयतन। ठीक है, ये जो है वो इस प्रकार से आपको प्रश्न में दिया हुआ है। तो अब हम इनको सूत्रों में लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि n, तो हमने गोली की संख्या मानी, और एक गोली का जो आयतन, क्योंकि गोली जो है वो गोलाकार है, तो उसका आयतन होगा 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, और इस प्रकार से 1/4 इंटू बर्तन चूंकि शंकु के आकार का है। ठीक है, तो इसका आयतन आप जानते हैं क्या होता है, 1/3 पाई r² h। तो बड़ा r माने हमने इसमें। अब हम जो इन चीज़ों को इसके अंदर रख देते हैं, क्योंकि n का मान हमें ज्ञात करना है, तो n को तो हम n ही रहने देंगे और बाकी चीज़ों की वैल्यूज़ हम इसमें रख देते हैं। और एक आप और चीज़ का ध्यान रखें कि जैसे यहाँ भी पाई है और यहाँ भी पाई है, तो दोनों तरफ पाई का मान हम काट सकते हैं। कि यहाँ पर इसको आप कैंसिल कर दें तो आपका काम और आसान हो जाएगा। तो यहाँ से पाई को हमने पाई से कैंसिल कर दिया। अब बाकी चीज़ों की वैल्यूज हम क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। तो 4/3 को हम 4/3 ही रहने देंगे, और r का मान चूँकि आपके पास कितना है 0.5 और 0.5 3 बार लिखेंगे।
क्योंकि यहाँ पर क्यूब है, घात 3, और फिर बराबर में 1/4 इंटू 1/3 ये है, और आर स्क्वायर है हमारे पास। तो आर चूँकि यहाँ पर बर्तन की त्रिज्या है तो वो हो गया आपके पास 5 × 5, और एच आपके पास कितनी है, 8। तो इस प्रकार से मान रखने के बाद अब हम इसको सरल कर देते हैं। तो सरल करेंगे तो n इंटू, हम इसको जब गुणा करेंगे तो 4/3 इंटू, इसको जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.125, क्योंकि 5 × 5 = 125, तो इस प्रकार से ये हो गया 0.125, और ये आपके पास हो जाएगा 1/4 इंटू 1/3 इंटू, जब इसको गुणा करेंगे तो 5 × 5 = 25, 8 कितना हो गया, 200। अब आप क्या करें, इसको थोड़ा और हम सरल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको हम इससे काट सकते हैं, ठीक है। तो इसको इससे काटेंगे, सरल करेंगे तो बिल्कुल आसानी से आप समझते जाइए। यहाँ पर ये हो गया, इसको जब काटेंगे तो ये 50 हो गया, 50 तो के 200 हो गया। और यहाँ पर अब आप देखेंगे कि हम बाकी चीज़ों को तिरछा गुणा करके दूसरी तरफ ले जाएंगे तो n बराबर आपके पास क्या आएगा, देखिए यहाँ पर अब क्या बच गया आपके पास, 1/3 इंटू में आपके पास कितना है, 50, और इंटू में देखो ये 3 जो है वो तिरछा गुणा करेंगे तो ऊपर जाएगा, और ये जो 4 है वो यहाँ पर नीचे आएगा, और ये जो है आपके पास 1/0.125 ये भी नीचे आएगा। अब आप इसमें थोड़ा सरल करेंगे तो हम देखते हैं कि देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो सिर्फ आपके पास क्या बच गया, ऊपर 50 इंटू, हम क्या करते हैं इसका दशमलव जब रिप्लेस कर देते हैं तो दशमलव का 1 लगाएंगे, और आगे अंक कितने, 1 2 3, तो यहाँ पर ये 3 0 लगे, और अपोन में अब क्या बच गया आपके पास, 4 इंटू यहाँ हो गया 125। अब देखिए आप यहाँ पर जब आप इसको काटेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो है, या आप इससे काट लीजिए आप, तो ये पूरा ही जो है यहाँ से कितनी बार कटेगा, 8 बार कटेगा, ठीक है। और ये 4 दूनी कितना हो गया, 8। इस प्रकार से आप देखिए कि 50 दूनी 100, तो इस प्रकार गोलियों की संख्या कितनी होगी आप लिख सकते हैं। अतः गोलियों की संख्या कितनी होगी, यानी उसमें हमने बर्तन में कितनी गोलियां डाली है, अतः गोलियों की संख्या वो जो आपके पास कितनी हो गई, n बराबर होगी 100, यानी बर्तन में कितनी गोलियां डाली गई है, 100। तो यहाँ पर ये जो सरल करते हैं, थोड़ा सा आप इसका तरीका जरूर सीखा करें कि किस प्रकार से संख्याओं को हम काट करके सरल कर सकते हैं। कई बार क्या करते हैं कि अपने जब गुणा करने लग जाते हैं तो चीज़ें बढ़ती जाती है, थोड़ी सी आसानी से सरल नहीं होती है। तो आप चीज़ों को सीखा करें, इस पर बार बार सुना करें वीडियो को कि किस प्रकार से चीज़ें सरल होती है, और उनको याद भी रखने की कोशिश किया करें कि इस प्रकार से आप आसानी से बिना किसी कागज़ पर गुणा भाग किए बहुत सारे सवालों का आराम से हल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, छठे प्रश्न पर। अब हम देखते हैं छठा प्रश्न। तो यहाँ पर जैसे छठे प्रश्न में कहा है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार 24 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में कि नीचे वाला जो मोटा बेलन है उसकी ऊंचाई आपको यहाँ पर जैसे देखिए, यहाँ पर 220 दे रखी, हम इसको क्या करते हैं H1 नाम दे देते हैं, और जो ये पतला बेलन है इसकी ऊंचाई को हम नाम दे देते हैं H2, ठीक है। और ये जो बड़ा बेलन है इसका व्यास जो 24 है, तो इसकी त्रिज्या यहाँ से लेकर के केंद्र से लेकर के यहाँ तक जो ये त्रिज्या होगी इसको हम नाम दे देते हैं बड़ा R दे देते हैं या R1 दे देते हैं। और ये जो छोटा बेलन है क्योंकि इसकी त्रिज्या आपके पास कितनी है, इसकी तो त्रिज्या ही दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर, तो ये होगी R2। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इसमें दो बेलन हैं जो एक बड़े बेलन पर जो छोटा बेलन आरोपित किया गया उसके ऊपर रखा गया। तो इसका जो आपको कुल जो है वो आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन में हमें पता है कि सीधा जो है वो
दोनों वस्तुओं के आयतन निकाल के हम जोड़ देंगे और फिर इसका भार भी हमें ज्ञात करना है। यदि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम हो तो इस स्तंभ का कुल द्रव्यमान कितना होगा, ये हमें पूछा है। तो पहले मोटे बेलन की जो ऊंचाई है और ये सब चीज़ें अपने नोट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से त्रिज्याएं और ऊंचाई वगैरह हमने नोट कर ली यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि स्तंभ का आयतन। तो स्तंभ में चूंकि 2 बेलन है, एक बड़ा और एक पतला, जो तो दोनों के आयतनों का योग हो जाएगा। तो सीधा सीधा आप देख सकते हैं कि बड़े बेलन का जो आयतन होगा, क्योंकि दोनों बेलनाकार है, तो इसका बड़े बेलन का आयतन हो जाएगा पाई r1 स्क्वेयर h1 और छोटे का हो जाएगा पाई r2 स्क्वेयर h2। अब आप देख सकते हैं कि इसमें हम कॉमन ले सकते हैं पाई को। तो पाई को हम कॉमन ले लेते हैं और तो हमारे पास यहाँ बचेगी r1 स्क्वेयर h1 और प्लस में r2 स्क्वेयर h2। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो चूंकि पाई का मान हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3.14 दिया हुआ है, तो इसको हम लेंगे 3.14 और r1 हमारे पास चूंकि मोटे बेलन की त्रिज्या है, तो ये हो गया आपके पास 12 गुना 12 और गुणा में h1 हमारे पास कितनी है, 220। आप गौर से देखते जाइए। और r2 स्क्वायर यानी r2 आपके पास जो छोटे पतले बेलन की जो त्रिज्या है वो 8 है। तो 8 इंटू 8 इंटू क्या हो गया, 60। अब हम क्या करेंगे, इन सबको गुणा कर देंगे। तो पहले इनको गुणा करेंगे और इनको गुणा करके जोड़ लेंगे, फिर जो आएगा जोड़ उसको हम 3.14 से गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो है वो आयतन इसका कुल ज्ञात हो जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको गुणा करते हैं और इन दोनों गुणा करते हैं, फिर इनका जोड़ करेंगे। तो इस प्रकार से जब 12 को आप 12 से गुणा करके और उसको 220 से गुणा करेंगे तो ये आपके पास आएंगे 31,680। 31,680 और प्लस आप जब 8 को 8 से गुणा करेंगे और 64 को फिर 60 से गुणा करेंगे तो ये आ गया आपके पास 3840। और फिर हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे दोनों को और जोड़ करके 3.14 से हमें गुणा करना पड़ेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 35,520। ठीक है। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो इतना घन सेंटीमीटर हमारे पास इसका स्तंभ का जो आयतन प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपके पास हो गया 111 और 532.8 इतने घन सेंटीमीटर हो गया। ठीक है। अब हमें चूंकि इसका जो द्रव्यमान दे रखा है वो हमें दे रखा है कि 1 घन सेंटीमीटर का जो द्रव्यमान है वो 8 ग्राम है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ। तो चूंकि 1 घन सेंटीमीटर बराबर कितना है, 8 ग्राम है। ठीक है, 8 ग्राम है। तो कुल द्रव्यमान कितना हो गया, इसलिए कुल द्रव्यमान जो है वो द्रव्यमान का मतलब हो गया भार, जो इसका कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा। तो कुल जो आयतन है उसको हम 8 से गुणा कर देते हैं। तो कुल जो द्रव्यमान हमारे पास है वो 111 532.8। इसको हम 8 से गुणा करेंगे तो ये इस प्रकार से गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा, वो होगा 892 और 262.4। तो इतने ग्राम हो जाएगा। ठीक है। तो अब चूंकि ग्राम में आए तो हम इसको किलोग्राम में बदल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1000 का भाग दे देंगे। तो 892 262.4 में जब हम 1000 का भाग देंगे तो दशमलव का हम 3 स्थान और बाईं ओर हटा देंगे। तो इस प्रकार से दशमलव हमारे पास यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 892.2624 किलोग्राम हो गया अभी। ठीक है। तो या आप इसको लिख सकते हैं कि लगभग में लिखेंगे तो आपके पास आ गया 892.26 किलोग्राम। आपको दशमलव के आखिरी 2 अंक छोड़ें तो इस प्रकार से स्तंभ का कुल द्रव्यमान आपके पास कितना आ गया, 892.26 किलोग्राम प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। इन दोनों के आयतनों को निकाल के जोड़ करके और इसको 8 से गुणा ही करना था। आप दोनों चाहें तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं। अगर आप ऐसा एक नहीं करें तो पहले इसका निकालें, इसका निकालें, दोनों को जोड़ लें। थोड़े ज़्यादा गुणा भाग करने पड़ेंगे, बाकी सवाल आराम से आपका हो जाएगा। तो ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो यहाँ जो सवाल नंबर 7 है वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सुंदर सवाल है। आप यहाँ देखें इसको कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो यहाँ पर आप जब अंदर देखेंगे, ये जो बड़ा तो बेलन आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये अंदर आप यहाँ देखेंगे कि ये जो इतना शंकुनुमा भाग दिखाई दे रहा है आपको, इसकी ऊंचाई जो आपको जैसे यहाँ पर दिखा रखी है ना, ये इसको हम क्या मान लेते हैं, H1 मान लेते हैं। इसकी ऊंचाई H1 120 है और ये जो आप नीचे देख रहे हैं अर्धगोला, इसके ऊपर रखा हुआ है और दोनों की त्रिज्या जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर त्रिज्या जो है वो 60 सेंटीमीटर है। और फिर क्या कह रहा है कि एक ठोस को, इस ठोस को पानी से भरे एक लंब वृत्तीय बेलन में सीधा डाल दिया जाता है। तो ये यहाँ पर आप बड़ा बर्तन देख रहे हैं बेलनाकार, इसमें डालेंगे तो आपको पता है कि जब इस ठोस को हम इस बेलनाकार बर्तन में डालेंगे तो इसके आयतन के समान पानी बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करने। तो आप जानते हैं कि शेष पानी कहाँ बचेगा, यहाँ पर इस जगह में बचेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है इतना यहाँ पर पानी बचेगा और कुछ यहाँ पर बचेगा और इतने स्थान ये घेर लेगा, तो यहाँ इस जगह पानी नहीं बचेगा। तो शेष बचे पानी का मतलब हो गया कि हम क्या करेंगे कि ये जो पूरा बर्तन जो है बेलनाकार, इसमें से हम क्या करेंगे, इसका आयतन ठोस का घटा देंगे। तो बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और यहाँ आप देख सकते हैं कि इस अर्धगोले की त्रिज्या भी R 60 सेंटीमीटर है और शंकु की त्रिज्या भी कितनी है, 60 सेंटीमीटर। तो ये तीनों चीज़ें बराबर हो गई और बेलनाकार बर्तन की जो ऊंचाई है वो आपके पास कितनी है, 180 सेंटीमीटर है और शंकुनुमा भाग की जो ऊंचाई है वो आपके पास कितनी दे रखी है, 120 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ें अच्छी तरह नोट करने के बाद हमें चूँकि ये दिया गया है कि ठोस को बर्तन में रखा गया है, ठीक है, क्योंकि इस ठोस को बर्तन में रख दिया गया है, तो शेष पानी का आयतन, तो हमें निकालना है शेष पानी का आयतन। तो शेष पानी का आयतन जो है वो हमें सीधा सीधा समझ में आ सकता है कि हम जो बेलनाकार बर्तन है उसके आयतन में से हम ठोस का आयतन जो है वो घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन। अब ठोस के आयतन का सूत्र जो है वो हमें बनाना है। तो हमें पता है कि ठोस में जो नीचे का भाग अर्धगोलाकार, ऊपर वाला शंकुनुमा है। तो पहले तो हम बेलन को लिखेंगे, तो बेलन का आयतन हम जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर और इसकी ऊंचाई को हमने H2 माना है। और ठोस जो हमारे पास है वो क्योंकि दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो है शंकु। तो शंकु का आयतन आप जानते हैं क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई इसकी H1 है। प्लस में इसमें क्या है, नीचे का भाग अर्धगोलाकार है, तो ये आपके पास हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ी आपको समझनी ये है कि इतने बड़े सूत्र को हम सरल करें तो इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो आप यदि गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप यहाँ भी देख रहे हैं पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर और यहाँ भी आपको पाई आर स्क्वायर मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, इस पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं और फिर हम पाएंगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ H2 बचेगा और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, एक तो 1/3 बचेगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन चला गया और इनटू में आपके पास क्या बच गया, H1। और एक बात जो आपको गौर से याद रखनी है वो ये कि चूंकि अभी आगे माइनस है ब्रैकेट में, तो अंदर वाला स्थान जो है वो ब्रैकेट खुलने पर ये जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ बचेगा आपके पास 2/3 और चूंकि आर क्यूब है, आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो एक आर जो है आपका यहाँ पर बच जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं कि इनकी राशियों का मान हम इसमें रख सकते हैं और इसको सरल कर सकते हैं और आराम से हमारा जो है उत्तर आ जाएगा। तो पाई का मान चूंकि हमें कुछ नहीं बताया, यहाँ पर हम 22/7 ही लेंगे और आर स्क्वायर चूंकि आर कितनी है आपके पास 60 × 60 और इनटू में चूंकि H2 जो है वो बेलन की ऊंचाई है तो वो 180 हो गई। माइनस में आप देख सकते हैं कि 1/3
इनटू आपके पास आप देख सकते हैं कि H1 कितनी है 120 है, और माइनस में 2/3 और इनटू R आपके पास कितनी है 60 है। अब आप इन चीज़ों को काट सकते हैं, जैसे यहाँ से आप 3 से काटेंगे तो ये 40 दिए 120 हो गया, और ये 20 दिए कितना हो गया 60 हो गया। तो इस प्रकार से इसको सरल करने पर आपके पास क्या आएगा, तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पर लेकर के चलता हूँ। तो इस प्रकार से सरल करने पर आपके पास ये चीज़ें आ गई। तो अब हम क्या करते हैं, क्योंकि माइनस का 40 और माइनस का 40 माइनस के कितने हो गए 80 हो गए, और वो 180 में से हम घटा देंगे। तो इस प्रकार से यूँ आएगा 22/7 इंटू 60 को 60 से गुना करेंगे तो 3600 हो गया। इंटू में आप देख सकते हैं कि 180 में से क्या घटा सकते हैं हम 80 घटा सकते हैं, तो यहाँ कितना बचेगा आपके पास 100। अब हमें क्या करना है कि इन सबको गुणा करके और 7 का भाग देना है, और हमारा जो आंसर है वो, तो जब हम इनको गुणा करेंगे तो ये आपके पास आएंगे 792, और 4 बार 0 हो गया क्योंकि 4 0 आपके पास यहाँ पर, और अपॉन में कितना है 7। जब आप 7 का भाग देंगे तो ये आपके पास आएंगे 11, 31, 42, 8.57। ठीक है, तो इतना ये आ गया आपके पास घन सेंटीमीटर में आ गया। तो चूँकि ये सेंटीमीटर में बहुत बड़ी इकाई आ रही है, बहुत बड़ी राशि आ रही है, तो हम क्या करते हैं इसको घन मीटर में बदलेंगे। तो हम जानते हैं कि घन सेंटीमीटर का मतलब हो गया सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो 3 बार हो गया, तो 3 बार हमें 100 का भाग देना पड़ेगा। तो आप हमेशा याद रखिए कि यदि घन सेंटीमीटर को आपको घन मीटर में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा 3 बार 100 का भाग देना पड़ेगा। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 100 गुणा और 100। तो अब ये किस में बदल गया, घन मीटर में बदल गया। तो चूँकि यहाँ पर ये 1 2 3 6 जीरो हो गए, तो हम इस दशमलव को 6 स्थान बाईं तरफ खिसका देंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार से ये आपके पास जो राशि आएगी वो 1 पॉइंट, यहाँ पर क्योंकि ये जो है दशमलव यहाँ आ जाएगा ना, तो 1.131428557 इतने घन मीटर हो गया। और इतनी बड़ी, क्योंकि दशमलव के बाद जो है वो मीट्रिक गणना में 2 अंक बहुत होते हैं, तो आप ये चूँकि पीछे का अंक छोटा है तो आप सीधा इतना भी लिख सकते हैं इसको 1.13 घन मीटर। तो इस प्रकार से जो कुल बचा हुआ पानी है बर्तन में, तो अतः बर्तन में पानी जो है, बर्तन में पानी आपके पास जो है वो कितना बच गया आपके पास, वो बच गया 1.13 घन मीटर बच गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो आपका इस आंसर आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ देखते हैं 8वां प्रश्न, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें ये आपको कहा है कि गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गोलाकार जो है, यहाँ पर एक बोतल है जिसका नीचे का भाग जो गोलाकार है, ऊपर इसकी जो गर्दन है वो बेलनाकार है, और जिसकी लंबाई आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बेलनाकार भाग की जो लंबाई, यानी इसको h कहेंगे आप, तो कितनी है 8 है आपके पास। ये इसका व्यास जो है वो आपके पास कितना है 2 है। तो त्रिज्या इसकी जो है वो कितनी हो जाएगी r, जो वो 1 हो जाएगी। और इसकी त्रिज्या को हम क्या मान लेते हैं, बड़ा r मान लेते हैं। तो क्योंकि इसका व्यास जो है वो आपके पास 8.5 और त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी। तो इस प्रकार से 2 भाग हो गए इसके। नीचे का भाग तो आप देख सकते हैं कि गोलाकार है और ऊपर का भाग बेलनाकार है। तो आपको ये कहा है कि एक बच्चे ने इसका आयतन कैलकुलेट किया और वो 345 घन सेंटीमीटर निकाला। तो पाई का मान इतना लेते हुए आपको ये बताना है कि ये इसकी जो गणना है, इसने जो उत्तर निकाला है वो सही है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। यदि हमारे पास 345 आता है तो वो लड़का जो सही है, और अगर 345 नहीं आता है तो उसकी गणना सही नहीं है। तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ों को लिख लेते हैं इसमें, त्रिज्या वगैरह। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोलाकार भाग का व्यास जो वो कितना दे रखा है आपको, यहाँ पर 8.5 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या जो वो कितनी है 8.5/2 हो गई। इसको हम भाग नहीं देंगे क्योंकि भाग देने से और दशमलव की संख्या बढ़ जाएगी। और बेलनाकार भाग जो है वो इसकी का व्यास 2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी आपके पास 1 सेंटीमीटर, आधी होगी इसकी।
और इसकी जो ऊंचाई है वो हम यहाँ पर अलग से लिख लेते हैं। ऊंचाई को हम लिख लेते हैं, इसकी ऊंचाई को हम h नाम दे देते हैं और वो आपके पास दे रखी है 8 सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं कि बर्तन का आयतन, तो बर्तन में दो चीज़ें होंगी, एक गोला हो गया और एक बेलन हो गया। तो बर्तन का आयतन हो गया गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। तो गोले का आयतन आप जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब होता है और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब आप देख सकते हैं कि इसमें पाई कॉमन आ रहा है, तो पाई को कॉमन निकाल लेंगे और अंदर बचेगा आपके पास 4/3 और पाई कॉमन चला गया, एक आर क्यूब बच गया और प्लस में आपके पास बच गया आर स्क्वायर एच। अब आप इसमें मान रख दीजिए संख्याओं के। तो पाई चूँकि हमें 3.14 लेने के लिए कहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा। और यहाँ पर संख्याओं के मान रखेंगे तो 4/3 और चूँकि आर क्यूब है तो हम इस त्रिज्या को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। तो 8.5 बटे कितना आ गया 2 इंटू 8.5 बटे कितना आ गया 2 और इंटू में भी कितना आ गया 8.5 बटे 2 और प्लस में चूंकि आर स्क्वायर यानी आर जो इसकी बेलनाकार भाग की त्रिज्या कितनी है 1 है, तो 1 गुना ऊंचाई इसकी कितनी है 8। ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सरल करेंगे तो देखो 2 दूनी 4, तो ये 2 दूनी 4 इससे कैंसिल हो गया। तो बाकी बची संख्याओं को हम गुणा करेंगे 3.14 इंटू, अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जो है वो 8.5 जो 3 बार है इसको हमें गुणा करना पड़ेगा और 3 दूनी 6 हो गया और ये 8 हो गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब हम 8.5 को 3 बार गुणा करेंगे परस्पर तो ये हमारे पास आएगा 614.125 614.125 और अपोन में इसमें देखो कितना हो गया 3 दूनी 6 और प्लस में हमारे पास कितना है 8 एकम 8 और अपोन में 1 लेकर के हम क्या करते हैं इसका लघुत्तम ले लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 3.14 इंटू इसका लघुत्तम जब हम लेंगे 6 तो ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर तो ये रहेगा 614.125 और प्लस में देखो ये सीधा गुना हो जाएगा 8 के 48। अब हम क्या करते हैं इसको नेक्स्ट पेज पर लेकर के चलते हैं। तो इस प्रकार से लघुत्तम लेकर के जोड़ने पर ये आपके पास आ गया 662.125 इंटू 3.14। अब हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा सरल कर सकते हैं, फिर भाग दे देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि 2 से काटेंगे हम तो 3 दूनी 6 और यहाँ से इसको 2 से काटेंगे तो 1.57 हो गई। अब हम क्या करेंगे इनको गुणा करके और 3 का भाग दे देंगे। तो ये जो 1.57 है और 662.125 इनको गुणा करेंगे और 3 का भाग देंगे तो आपके पास ये आएंगे 346.51 घन सेंटीमीटर। और जबकि उस बच्चे ने उत्तर निकाला था 345, तो आप लिख देंगे अतः विद्यार्थी द्वारा की गई गणना सही नहीं है। ठीक है, अतः विद्यार्थी की गणना सही नहीं है, सही नहीं है क्योंकि उसने 345 निकाला था और यहाँ पर आ रहा है 346.51। तो इस प्रकार से ये जो ठोसों के संयोजन के आयतनों के जो सवाल थे वो हमारी 13.2 इस प्रकार से पूर्ण होती है। और अब हम इसके आगे के 13.3 करेंगे, 13.2 हमने पूर्ण कर दिए। तो ठीक है, आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी तक यदि आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया तो तुरंत लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पढ़ाई करते रहिए, आप पूरा वीडियो देखिए और सवाल को अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए। इसमें से पर्सनल बड़ा सवाल आता है तो आप अपनी तैयारी अभी से जारी रखिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।